और देश भर के किसान फसलों की सही कीमत न मिलने पर गुस्से में हैं, तो वहीं हमारे देश का लापरवाह सिस्टम हिंदुस्तान की खुराक से खिलवाड़ कर रहा है। तस्वीरें देखिए। सबसे पहले मध्य प्रदेश के रायसेन की तस्वीर है, जहां झमाझम बारिश में अनाज की बोरियां भीगती रहीं और कोई सुध लेने वाला नहीं था। बताया जा रहा है कि 50,000 क्विंटल चना, मसूर और दालों की बोरियों में पानी से तरबतर हो गई। जब बारिश थमी तब आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन सवाल यह है कि अगर पानी में भीगकर अनाज खराब हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी होगी। इससे पहले भी अनाज के गोदामों की कमी और उसमें रखरखाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं, यहां तक कि कोर्ट भी फटकार लगाती रही है। देश अब तक गर्मी से परेशान था, लेकिन अब कई जगहों पर राहत की फुहार बरस रही है। केरल में मानसून पहले पहुंच चुका है वक्त से और अब देश के दूसरे सूबों की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो मानसून के आने से पहले कई जगहों पर प्री मानसून शावर भी देखने को मिली है। चंडीगढ़ में आज दिन में ही अंधेरा छा गया। बारिश से तापमान में जरूर कमी आई, लेकिन कई इलाकों में जल जमाव से लोग खासे परेशान रहे। तो देश में बारिश अब लोगों को राहत दे रही है। उम्मीद है मानसून अच्छा होगा और पैदावार भी अच्छी होगी, लेकिन देश का किसान परेशान है। पूछ रहा है कि फसल होगी तो ठीक, लेकिन उचित कीमत आखिर कब मिलेगी उसे। कहीं सड़क पर सब्जी, कहीं दूध का दरिया, फूटा गुस्सा, बढ़ा घमासान। 4 किसान मारे गए, 2 किसान को पीट पीट कर मारा। जिन किसानों को आपने पीट पीट कर मारा उन पर आज भी एफआईआर दर्ज नहीं है, और वो जिनने पीटा है वही उसकी जांच कर रहे हैं। तो ये आंदोलन का कारण नहीं बनेगा क्या? मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक, राजस्थान से पंजाब तक किसान करे सवाल। सड़क पर अन्नदाता, सन्नाटे में सरकार, सुलग रही है सियासत। सरकारें उनकी नहीं सुनेंगे, उनके हितों की रक्षा नहीं करेंगे, तो फिर किसान मजबूर होकर सड़कों पे आता है कि 10 दिन आम नागरिकों को परेशानी न हो, इसलिए किसानों की मांगे स्वीकार कर ले। कांग्रेस जहां जहां चुनाव होते हैं उसके 2-3-4 महीने पहले आकर वर्ग संघर्ष कराने की स्थिति पैदा करते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर देश को अन्न देने वाला हमारा अन्नदाता क्यों आंदोलन को बार बार मजबूर हो जाता है, क्यों आत्महत्या को करने के लिए मजबूर हो जाता है। देश का पेट भरने वाला किसान अपने लिए आखिर रोटी की भीख क्यों मांगता हुआ नजर आता है और कई बार भूखमरी से दम तोड़ देता है। दरअसल ये सिर्फ अन्नदाता का संकट नहीं है, ये संकट पूरे देश का है, क्योंकि इसका असर अब हम सब पर पड़ेगा अगर हम चेते नहीं। आंदोलन में किसान ना तो दूध बेचेंगे और ना ही फल सब्जी मंडी में लाएंगे। जाहिर है किसान आंदोलन की वजह से लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। फलों और सब्जियों पर महंगाई का अटैक हो सकता है और दूध की किल्लत भी देखने को मिल सकती है। इतना ही नहीं, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो आंदोलन और तेज भी हो सकता है। आखिर अन्नदाता के सब्र का इम्तिहान कब तक लेंगे आप, और इसका सबसे बड़ा असर मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे सूबों में पड़ सकता है। 1 से 4 जून तक गांव में युवाओं को संगठित किया जाएगा। 5 जून को धिक्कार दिवस मनाने की तैयारी है, जिसमें गांव में चौपालें होंगी और किसान विरोधी फैसलों पर चर्चा की जाएगी। 6 जून को श्रद्धांजलि सभा होगी, पिछले साल मारे गए किसानों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। 8 जून से असहयोग दिवस मनाया जाएगा और 10 जून को भारत बंद की तैयारी है। 6 जून को राहुल गांधी भी मंदसौर में रैली करने की तैयारी में है। शिवराज किसानों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के उपचुनावों के नतीजे आए हैं उसके बाद कहा यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस आंदोलन को चुनाव के तौर पर भी, चुनाव की एक हवा बनाने के तौर पर भी तैयारी की जा रही है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि किसानों की आखिर मांगे क्या हैं। पहली मांग यह है कि फसल की लागत का 1.5 गुना कीमत उन्हें मिले। दूसरी मांग है किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। तीसरी मांग जो किसानों की है कि छोटे किसानों की एक आय निश्चित की जाए। और चौथी मांग, फल, दूध, सब्जी को समर्थन मूल्य के दायरे में लाया जाए। 1.5 गुना कीमत इसकी भी उन्हें दी जाए। देश का किसान सड़क पर है तो क्यों है, ये वो सवाल है जिसका जवाब सब जानते हैं, लेकिन इलाज अब तक नहीं हो पाया है। देश की प्रति व्यक्ति आय साल 2017-18 में 8.6% बढ़कर, आपको बता दें, 1,12,835 रुपए तक पहुंच गई। लेकिन देश का औसतन अन्नदाता 47,000 रुपए का कर्जदार है और अगर इसमें निजी साहूकारों का कर्ज भी जोड़ दिया जाए तो यह करीब 1,21,000 हो जाता है। यानी देश का एक आदमी औसतन 1 साल में जितना कमाता है उससे ज्यादा किसान पर कर्ज है। और हम अपने आप को कृषि प्रधान देश कहते हैं, इससे ज्यादा भद्दा मजाक और कोई नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं और आज एक और नए ज्ञान की बात करते हैं जिसकी प्राप्ति उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने कराई। गुजरात में 12वीं की संस्कृति की किताब में मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता को लेकर ऐसे अल्फाज लिखे गए जिसको लेकर विवाद बढ़ गया। आनन फानन में शिक्षा महकमे में बताया गया कि ये टाइपिंग एरर है।
भगवान श्री राम की मर्यादा और माता सीता का वो त्याग, सदियों से आस्था के इस अध्याय को इंसान पूछता आया है। वहीं मर्यादा की महिमा को गुजरात के शिक्षा महकमे ने ऐसे गढ़ दिया कि न सिर्फ भाव बदल गए बल्कि अर्थ का अनर्थ हो गया। गुजरात में इंग्लिश मीडियम के इंट्रोडक्शन टू संस्कृत लिटरेचर में राम कथा के कई अध्याय हैं, लेकिन पेज नंबर 106 पर क्या छपा है जरा ये भी देखिए। किताब में लिखी इन लाइनों का हिंदी अनुवाद करें तो इसमें बताया गया है कि राम ने सीता का अपहरण किया, जबकि होना ये चाहिए कि श्री राम ने सीता जी का त्याग किया था। खैर, अंग्रेजी में लिखे अल्फाजों से मायने मतलब बदल गए। हैरानी की बात यह है कि स्कूलों में 1 साल से इस किताब को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन किसी ने सवाल उठाने की जहमत नहीं उठाई। अब जब मामला खुला तो पाठ्यक्रम पुस्तक मंडल टाइपिंग एरर की दलीलें देने लगा। फिजिकल कॉपी में हम स्टूडेंट के पास फिजिकल कॉपी अभी चल गई है, तो हम इसके बारे में हम सब प्रिंसिपल और सब जो एजुकेशन सिस्टम में जहां हम सुधार कर सकते हैं वहां सुधार करके वो गलती हम दूर कर देंगे। जांच हो रही है कि क्या लिखा और क्या छपा, लेकिन सवाल है कि 1 साल से गलत तथ्य स्कूली छात्रों को पढ़ाया जाता रहा और टीचर आंख मूंदे बैठे रहे। टीम न्यूज़ नेशन। गुजरात में सरकारी किताब राम सीता को लेकर गलत तथ्य दिखा रही है। टाइपिंग एरर उसको कहा जा रहा है, लेकिन उसका क्या, जो यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बाकायदा जुबान से बोल रहे हैं। अब लग रहा है कि वो भी विप्लव मोड में आ गए। उन्होंने माता सीता को लेकर ऐसा बयान जोड़ दिया जो किसी को हजम नहीं हो रहा है। हम हर टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं कहते हैं। सीता जी का जन्म हुआ तो घड़े से हुआ, उस समय टेस्ट ट्यूब का कोई ना कोई प्रोजेक्ट रहा होगा उस प्रकार का। यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का ये ज्ञान सुना आपने? वो पैगाम तो टेक्नोलॉजी पर दे रहे थे, लेकिन बात निकली तो टेस्ट ट्यूब तक पहुंची और उसी में जोड़ दिया माता सीता के जन्म का अध्याय। मथुरा में कार्यक्रम में सूबे के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने दावा किया कि माता सीता का जन्म घड़े के अंदर हुआ था, यानी साफ है कि रामायण काल में टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट था। जो घड़ से हल चलाया जनक जी ने और उसके घड़े के अंदर से वो बेबी निकली, सीता जी बन गई। ये कोई ना कोई टेक्नोलॉजी जो आज का जो टेस्ट ट्यूब बेबी है कुछ रहा होगा। मैं क्यों कह रहा हूं इस चीज को? मैं इसलिए कह रहा हूं कि कौशल विकास की अपार संभावनाएं हमारे भारतवर्ष में थी। रामायण के जनक नगरी अध्यायों को दिनेश शर्मा ने इस तरह टेक्नोलॉजी की कसौटी पर परखा कि सवाल खड़े होने लगे। सियासी गलियारों में विपक्ष इसे आस्था से खिलवाड़ करार दे रहा है और इसे उनकी दकियानुसी सोच बता रहे हैं। मुख्यमंत्री, ये लोग उत्तर प्रदेश को जो एक शिक्षा, एक विज्ञान की जरूरत है, वो बिल्कुल इसको समाप्त करने पर ही लगे हैं। अंधविश्वास को पैदा करते हैं और अंधविश्वास का फिर दुरुपयोग करते हैं, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। दिनेश शर्मा की ज्ञान की गंगा में सिर्फ रामायण की धारा नहीं, बल्कि वो महाभारत काल तक भी पहुंचे। कैसे, जरा ये बयान सुनिए। लाइव टेलीकास्ट जैसे आज आप कर रहे हो, तो महाभारत का युद्ध हुआ तो हस्तिनापुर में बैठे हुए कुरुक्षेत्र में अर्जुन बाण कर्ण पे मार रहे हैं कि द्रोणाचार्य अब रथ लेकर उनके सामने आ रहे हैं। इसका लाइव टेलीकास्ट संजय जो महामंत्री थे धृतराष्ट्र के, वो उनको लाइव टेलीकास्ट यानी उसे आंखों देखा वर्णन वहीं पर खड़े होकर कर रहे थे। यानी उस समय भी कोई ना कोई टेक्निक रही होगी। शांत स्वभाव की पहचान रखने वाले दिनेश शर्मा फिलहाल अजीबोगरीब टिप्पणी से सुर्खियों में आ गए हैं। विरोधी कह रहे हैं कि बीजेपी में विप्लव देव बनने की होड़ मची है, जो महाभारत काल में इंटरनेट जैसे बयान देकर चर्चा में आए थे। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और देश में दलितों की स्थिति की बात करते हैं। उनके वोट बैंक को बटोरने पर तो सब लगे रहते हैं, लेकिन उन पर अत्याचार का सिलसिला लगातार जारी है। दलितों पर वार हुआ है बिहार के राघोपुर में। दलित के 20 से ज्यादा घर फूंक दिए गए हैं और यहां पर भी हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति। धू-धू कर जल रही है झोपड़ी, तमाशा देख रहे हैं लोग, न कोई रोकने वाला न कोई बचाने वाला, और देखते ही देखते खाक हो गए 20 घर। तस्वीरें आरजेडी विधायक तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर की हैं। बताया जा रहा है कि 28 मई को मलिकपुर गांव में घर फूंक दिए गए और मजबूर लोग देखते रह गए। दलितों का आशियाना उजड़ गया और उनकी दुनिया तबाह हो गई। अब सियासत की गलियों में रार मची है। बीजेपी जेडीयू को इस आग के पीछे तेजस्वी समर्थकों का हाथ नजर आता है और आरजेडी खुद को पाक साफ बता रही है। जो राजद से जुड़े लोग हैं
और उन लोगों ने दलितों के घर में उनकी जो मड़ई थी ऐसे 4 घरों में और कुछ अन्य संपत्ति में आग लगाया है और FIR भी दर्ज की गई है और पुलिस कार्रवाई कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से कि रोहित वेमुला पर आंसू बहाते हैं और अपने क्षेत्र में जहां से ये विधायक हैं वहां दलित का घर जलाया जाता है, एक जाति विशेष का लोग जलाते हैं, इसलिए वो नहीं जाते हैं। तो दलितों से कितना प्यार है इससे आप झलकता है। पूरी ईमानदारी से पुख्ता यकीन के साथ साक्ष्य और सबूत के साथ कहता हूं कि जिस प्रकार जदयू और भाजपा के लोगों ने इसको रंग देने की चेष्टा की है वो निहायत ही सरासर झूठ है। ये मैं कह रहा हूं, चाहे तो नीतीश जी खुद ही प्रशासन से वहां बात करके देख लें। राजनीति के रार तेजस्वी यादव की खामोशी पर भी तेज हो रही है और दावा तो ये भी है कि 28 मई को हुई वारदात के बाद 30 मई को तेजस्वी राघोपुर गए भी, लेकिन दलितों का हाल जानने की कोशिश तक नहीं की। पर सवाल ये कि दलितों पर अत्याचार करने वाले अब तक पकड़े क्यों नहीं गए। टीम न्यूज़ नेशन। और अभी तक पेट्रोल के मोर्चे पर महंगाई की मार झेल रही आम जनता पर रसोई गैस ने बड़ा झटका दिया है। 1 जून से बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 48 रुपए महंगा हो गया, जबकि सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम भी करीब 2.5 रुपए बढ़ा दिए गए। जब राहत देते हैं तो पैसे में देते हैं और दाम रुपयों में बढ़ाते हैं। पहले पेट्रोल डीजल की मार, अब रसोई गैस पर प्रहार। अब तक तेल की आसमान छूती कीमत ही आम लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई थी, मगर सरकार ने जून शुरू होते ही जनता के कंधों पर एक और बोझ डाल दिया। पेट्रोल के बाद अब रसोई गैस के दामों में भारी बढ़ोतरी कर दी गई। दिल्ली में बिना सब्सिडी वाला LPG सिलेंडर 28 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम 2 रुपए 34 पैसे बढ़ा दिए गए। तेल कंपनियों के मुताबिक 5 महीनों के बाद इस साल पहली बार LPG की कीमतों में इजाफा हुआ है। अगर बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की बात करें तो दिल्ली में LPG की कीमत मई में 650 रुपए थी, जबकि दाम बढ़ने के बाद अब ये 698 रुपए 50 पैसे हो चुकी है। वहीं कोलकाता में LPG की कीमत 723 रुपए 50 पैसे थी, मुंबई में 671 रुपए 50 पैसे और चेन्नई में 712 रुपए 50 पैसे हो चुकी है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम बढ़ने से 1 करोड़ से ज्यादा घरों पर महंगाई की मार पड़ रही है, क्योंकि आंकड़ों के मुताबिक करीब 1 करोड़ लोग सरकार की अपील पर अपनी सब्सिडी छोड़ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि महंगाई की मार बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वालों पर ही पड़ी है। सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमतों में भी मामूली ही सही बढ़ोतरी की गई है। सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 1 जून से दिल्ली में 491 रुपए से बढ़कर 493 रुपए 55 पैसे हो गई है। वहीं कोलकाता में LPG के दाम 494 रुपए से बढ़कर 496 रुपए 65 पैसे हो चुके हैं। तो मुंबई की बात करें तो LPG के दाम 488 रुपए 94 पैसे से बढ़कर 491 रुपए 31 पैसे हो चुके हैं, जबकि चेन्नई में 479 रुपए 42 पैसे की बजाय 481 रुपए 84 पैसे देने होंगे। 2018 में सरकार ने लगातार 5 महीने से बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम घटा रही थी, जिससे लोगों को राहत थी। लेकिन 1 जून से अचानक कीमत में आई भारी वृद्धि से पेट्रोल डीजल का दंश झेल रही जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ गई है। 31 तारीख को रात को बैठ के सोचते हैं कि क्या क्या सामान आएगा, किस तरह से हम मैनेज करेंगे पूरे घर का बजट। यहाँ तो सुबह मॉर्निंग पता चलता है कि जी गैस के रेट बढ़ गए। मिडिल क्लास वाले वैसे ही बहुत परेशान थे महंगाई से, अभी गैस सिलेंडर के रेट बढ़ने से वो और ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। LPG की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ आम लोगों की रसोई पर ही नहीं पड़ा है, बल्कि इसकी गाज होटलों और रेस्टोरेंट पर भी गिरी है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर के दाम एक झटके में 77 रुपए महंगे हो गए हैं। कुछ दिनों में क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी देखी जा रही है, लेकिन इसका फायदा आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। तो अब सिलेंडर की मार के लिए आम आदमी तैयार हुआ है। जाहिर तौर पर लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और आगे बढ़ने से पहले एक नजर अपराध की हर खबर पर क्राइम व्यू। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का करीबी और 93 मुंबई ब्लास्ट केस का आरोपी मोहम्मद लंबू गिरफ्तार। गुजरात के वलसाल में ATS ने दबोचा, CBI को दी जाएगी मोहम्मद लंबू की कस्टडी। यूपी के बिजनौर में ट्यूबवेल विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प, पत्थरबाजी और तोड़फोड़ में कई युवक जख्मी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने बढ़ाई चौकसी। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में 3 लाख की इनामी नक्सल कमांडर कांति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस टीम पर हमले, हत्या, लूट समेत कई मामलों में सुरक्षा एजेंसियों को थी तलाश। हैदराबाद में पुलिस ने किन्नर मर्डर केस में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी का आरोप लगाकर किन्नर को पीट कर मार डाला गया था। धर्मनगरी हरिद्वार में जेबकतरों का आतंक, बुजुर्ग के पर्स पर हाथ साफ करते हुए जेबकतरे की करतूत की तस्वीरें कैमरे में कैद। उत्तराखंड पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप।
और बात वोल्केनो की। अमेरिका के हवाई द्वीप में अरसे से सोया ज्वालामुखी अब बड़ी तबाही मचाने पर आमादा हो चला है। विस्फोट के बाद धधकता लावा रिहायशी इलाकों में कहर मचा रहा है। वहीं जहरीली गैस ने भी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक ज्वालामुखी शांत होने के आसार फिलहाल दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। जमीन पर काल की शक्ल में धीरे धीरे आगे बढ़ता ये धधकता मैग्मा अब तक 2000 से 2500 एकड़ की जमीन को राख बना चुका है। अमेरिका के हवाई द्वीप पर सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी इस द्वीप पर रहने वाले हजारों लोगों के लिए काल बनता जा रहा है। 3 मई से सक्रिय इस ज्वालामुखी ने हवाई द्वीप पर रहने वाले हजारों लोगों को बेघर कर दिया है और तकरीबन 1 महीने बाद भी जब इस ज्वालामुखी से विस्फोट जारी है तो कुछ इलाकों से लोगों को निकालने का रास्ता बंद होता जा रहा है। हवाई द्वीप के लिलानी स्टेट इलाके में लावा 25 मंजिला मकान के बराबर तक जा पहुंचा है। 2000 डिग्री तापमान वाले इस लावे के संपर्क में जो कुछ भी आ रहा है वो राख में तब्दील होता जा रहा है। किलाउआ ज्वालामुखी पर अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे की टीम लगातार नजर रखे हुए है। अब पता चला है कि इस ज्वालामुखी की 8वीं दरार से लावा निकलना शुरू हुआ है। आसमान में करीब 200 फीट की ऊंचाई तक उठ रहा लावा ज्वालामुखी की ढलान पर आकर उत्तर पूर्व की ओर बढ़ता जा रहा है।